गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड चल रही है अपनी। यूनिट थर्ड्स में इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ी थी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते थे, थ्योरेटिकल मेथड्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड में हमने किया था उसको बोर्न लैंडे इक्वेशन से, और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने किया था उसको बोर्न हेबर साइकिल से। लैटिस एनर्जी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में आज की वीडियोज में हम दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस यूनिट्स के, वो करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसका सोल्वेशन एनर्जी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे विलायकन ऊर्जा। विलायकन जैसे कि हम कोई भी पदार्थ हुआ, सोल्यूट है, कोई भी मैटर है, उसको जब हम सोलवेंट में मिलाएंगे तो इन दोनों से मिलने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनता है। अब इस सोल्यूट का इस सोलवेंट में जो सॉल्यूशन बनते समय जो प्रोसेस होगी उसे तो हम बोलेंगे सोल्वेशन, विलायकन हो रहा है। और उस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यहाँ पे सोल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा के नाम से जानेंगे। तो सोल्वेशन की प्रोसेस कैसी प्रोसेस होगी, जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, तो हम कहेंगे कि सोल्वेशन की प्रोसेस है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। सोल्वेशन की प्रोसेस एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, यानी सोल्वेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हम कहेंगे वो एक ऊष्माक्षेपी या एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। अब देखिए सोल्यूशन हम बात करते हैं सोल्यूट के रूप में NaCl ले लिया। अब NaCl वियोजित होगा, दो प्रकार के आयंस होंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पहले से वियोजित नहीं होता, जब हम इस NaCl को इस सोलवेंट में मिलाते हैं उस टाइम ये डिसोशिएट होकर के आयंस का फॉर्मेशन करेगा। जैसे NaCl को हमने मिला दिया H2O में, जल में मिला दिया। देखिए जल में मिलाने के बाद में इसमें दो प्रकार के आयंस बन गए, केटाइंस Na पॉजिटिव, एनाइंस Cl नेगेटिव। देखिए केटाइंस को हमने लिख दिया यहाँ पे और एनाइंस को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इस H2O में जाते ही NaCl सोल्यूट डिसोशिएट हो गया, दो प्रकार के आयंस का फॉर्मेशन कर दिया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखेंगे ये क्या करेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। H2O मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हम लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा इसके पास में, और ऑक्सीजन आएगा तो वो इंटरेक्शन करेगा यहाँ पे। दूसरा ऑक्सीजन, पूरा H2O मॉलिक्यूल है। तीसरा ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन, ये बनाएंगे। इस प्रकार से इसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन जो होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में कम En वाला आ गया Na पॉजिटिव, तो ये दोनों इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये भी इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इस प्रकार से सोडियम का जो कैटायंस है वो इस प्रकार से H2O मॉलिक्यूल से यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक जो लेयर बनेगी, इसको हम इसके साथ में जोड़ देते हैं, ये बन गई एक लेयर। इसको हम यहाँ पे बना देंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि नेक्स्ट में ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, नेक्स्ट ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये जुड़ा हुआ होगा इस प्रकार से दो हाइड्रोजन से। इस प्रकार से H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके चारों तरफ है अरेंज हो जाते हैं। अब एक एक और बच्ची यहाँ पे भी जोड़ देनी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये जो सेकेंडरी लेयर बनेगी उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी लेयर।
तो ये तो इसमें क्या बन गई, प्राइमरी लेयर, और ये बन गई सेकेंडरी लेयर। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स थे, सोलवेंट के H2O मॉलिक्यूल्स, उन्होंने इस सोल्यूट के टाइम्स को चारों तरफ से घेर लिया, यानी इस Na पॉजिटिव का H2O मॉलिक्यूल से क्या हो गया, सोलवेंट के मॉलिक्यूल से सोल्वेशन हो गया, इसमें मिल गए, विलायकन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोल्वेशन या विलायकन। इसी प्रकार से इसमें प्रेजेंट क्या है, दूसरा एनायंस है Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा वो देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, H2O मॉलिक्यूल्स को। H2O मॉलिक्यूल्स को हम इस प्रकार से लिख देंगे ऑक्सीजन, से साफ देखें Cl नेगेटिव। अब आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसके दोनों हाइड्रोजन, नेक्स्ट मॉलिक्यूल दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों हाइड्रोजन। अब ये इसके साथ में इस प्रकार से जुड़ते हैं, नेगेटिव वाला है तो ये वाले जुड़ेंगे इसके साथ में, ये बन गया इसकी प्राइमरी लेयर। अब ये वाला ऑक्सीजन आगे दूसरे के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये ऑक्सीजन आगे दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये ऑक्सीजन आगे दूसरे H2O मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, और ये जो लेयर बनती है उसको इसमें क्या बोलते हैं हम, ये तो होगी इसकी प्राइमरी लेयर और ये हो जाएगी इसकी सेकेंडरी लेयर। तो इस प्रकार से सोल्यूट NaCl की जो को जब H2O सोलवेंट में मिलाया तो मिलाते ही H2O सोलवेंट में जाते ही सोल्यूट और डिसोसिएट हो गया, आयंस का फॉर्मेशन किया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एनायंस। अब ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एनायंस अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होते ही ये कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा चारों ओर से घिर जाएंगे। इस प्रकार से प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब होने के बाद में जो इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस में जो बॉन्ड्स वगैरह बन जाएंगे उसमें भी एनर्जी बाहर निकलेगी, इसमें भी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ये जो बाहर निकलने वाली जो ये एनर्जी है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सोल्वेशन एनर्जी कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम सोल्वेशन या विलायकन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, यदि सोलवेंट के रूप में क्या प्रेजेंट हो, यदि सोलवेंट के रूप में H2O यानी जल प्रेजेंट हो, तब हम निकलने वाली ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा नहीं बोल के क्या बोलेंगे, जल योजन ऊर्जा कहेंगे। तो आपसे जल योजन ऊर्जा पूछे एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, सोलवेंट की जगह किस, सोलवेंट यूज नहीं करके हम लिखेंगे सोलवेंट की जगह विलायक का, जल का प्रयोग करें, यानी जल में किसी भी सोल्यूट को मिलाएंगे तो उसका सोल्वेशन हो जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा, और फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम जलयोजन ऊर्जा या इंग्लिश में बोले हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से उसे हम जानेंगे। तो इसमें हम लिखें इसकी डेफिनेशन तो आएगा इसमें कि जब किसी भी सोल्यूट को किसी सोलवेंट में मिलाया जाता है तो सोल्यूट डिसोसिएट होकर के आयंस का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रकार से बने हुए आयंस हैं वो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा चारों तरफ से घिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम सोल्वेशन या विलायकन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा या सोल्वेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। और यदि यहाँ पे सोलवेंट या विलायक के रूप में H2O या जल हो तो मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। ये रहेगी यहाँ पे सोल्वेशन एनर्जी। इसके बाद में देखें सोल्वेशन एनर्जी के बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठोसों की, आयनिक ठोसों की विलेयता, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक ठोसों की, आयनिक ठोस सोल्यूट के रूप में रहेंगे यहाँ पे, विलेय के रूप में, और उनकी किसी भी सोलवेंट में
जो विलेयता होती है उसे हम किस प्रकार से देखेंगे वो देखें। तो हेडिंग रहेगी आयनिक ठोसों की विलेयता। देखिए आयनिक ठोसों की विलेयता में हम क्या पढ़ेंगे, यही होता है आयनिक ठोसों में भी कि आयंस बनेंगे सोलवेंट में जाते ही, और वो आयंस है वो सोलवेंट मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घिर जाएंगे और इस प्रकार से उनका सॉल्वेशन हो जाता है। लेकिन हमें तो ये देखना कि उनकी विलेयता किस प्रकार से होती है। आयनिक ठोसों की विलेयता को दो कारक प्रभावित करते हैं, दो फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं इसमें। फर्स्ट तो रहेगा यहाँ पे लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, और सेकंड रहेगा इसमें सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन एनर्जी, ये दो कारक ऐसे हैं जो कि आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। किसी भी विलायक की बात करें ये दो कारक की प्रभावित करेंगे। तो हम बोलते हैं जैसे ये सोल्यूट है, आयनिक सोलिड है AB, इसको हमने H2O विलायक में मिलाया तो पहले क्या होगा, H2O विलायक में जाते ही ये AB है वो किस में चेंज होगा, केटाइंस और एनाइंस का फॉर्मेशन करेगा। अब पता है अपने को कि 1 मोल आयनिक सॉलिड्स को उसके आयनों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है उसे लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और ये भी पता है अपने को कि सोल्यूट जब सोलवेंट में जाएगा पहले वो आयनों में डिसोसिएट होगा और ये बने हुए आयन से उनके चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल्स आते हैं और इस प्रकार से वहां सोल्वेशन की क्रिया होती है। और सोल्वेशन की क्रिया में जब बने हुए आयंस हैं उनके चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल्स आके अरेंज हो जाते हैं तो सोल्वेशन की क्रिया होती है। और इस प्रोसेस में मुक्त होने वाली या रिलीज होने वाली एनर्जी को सोल्वेशन एनर्जी कहेंगे। तो आयनिक ठोसों की विलेयता को दो कारक प्रभावित करें, एक तो ये लैटिस एनर्जी, एक ये सोल्वेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी तो वो होगी जब हम सोल्यूट या आयनिक सॉलिड्स को सोलवेंट में मिलाएंगे तो पहले ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो हम कहेंगे कि 1 मोल आयनिक सॉलिड्स को उसके आयनों में डिसोसिएट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा ये प्रभावित करती है क्योंकि आयंस बनेंगे पहले सॉलिड से तभी तो वो सोलवेंट इसमें सोल्यूट में सोल्वेबल होंगे, विलेयशील होंगे। जब इससे आयंस ही नहीं बनेंगे तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट AB है वो सोल्वेशन एनर्जी निकली ये बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले आयंस बनेंगे और आयंस बनने के लिए चाहिए लैटिस एनर्जी। बने हुए आयनों के चारों तरफ H2O मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे, घेरने के बाद में सोल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, तब जाकर के इस आयनिक सॉलिड्स का विलायक में क्या होता है, सोल्वेशन होता है, विलायकन होता है, सोल्यूबल होता है। अभी दो कारक प्रभावित करते हैं, दोनों कारकों से हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए पहली प्रोसेस है, उस पहली प्रोसेस में लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा है और सोल्वेशन एनर्जी क्या है उसमें कम है। लैटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा है, सोल्वेशन एनर्जी कम है। लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उस सोल्यूट के आयन से नहीं बन पाए क्योंकि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ही कठिनता से ये आयंस बनेंगे। लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही इजीली ये आयंस बन जाएंगे, जितनी इजीली ये आयंस बनेंगे उतनी इजीली इनका सोल्वेशन है वो हो जाएगा, उतनी ही ज्यादा सोल्वेशन एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। लेकिन लैटिस एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये आयंस कम बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। कम बनेंगे तो इनका सोल्वेशन कम होगा तो सोल्वेशन एनर्जी भी कम रिलीज होगी। यही बताया हुआ है यहाँ पे कि यदि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो, ये कम बनेंगे, ये कम बनेंगे, ये कम होगी, ये कम होगी तो उसका सोल्वेशन कम होंगे। तो हम कहेंगे कि ऐसे सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स जिनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो और उनकी सोल्वेशन एनर्जी कम हो, और जब सोल्वेशन एनर्जी है उनकी वो कम होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ये बन ही नहीं पाए, ये बन नहीं पाए तो सोल्यूशन जो सोल्यूट है आपका उसका सोल्वेशन बहुत कम होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो आयनिक सोल्यूट्स या तो रहेगा लेस सोल्यूबल या रहेगा अनसोल्यूबल, यानी कम विलेय या फिर इसको हम बोल देंगे अविलेय होता है, कम विलेय या फिर अविलेय। आयनिक ठोसों की विलेयता में आपको पहले तो ये बताना है कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, ये पता चल गया। अब दो कंडीशन बनती है, हो सकता है लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो सोल्वेशन बहुत कम होगा, सोल्वेशन कम होगा तो सोल्वेशन एनर्जी भी बहुत कम मात्रा में रिलीज होगी।
तो हम कहेंगे कि वो आयनिक सॉलिड या तो कम विलेयशील होता है या फिर अविलेय रहेगा। लेस सोल्यूबल का मतलब कम विलेय। दूसरी कंडीशन इसमें ये बनती है कि मान लीजिए लैटिस एनर्जी कम हो और सोल्वेशन एनर्जी क्या हो उसमें ज्यादा हो। और ये ध्यान में रखना, सोल्वेशन एनर्जी समानुपाती सोल्यूबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये। सोल्वेशन एनर्जी समानुपाती सोल्यूबिलिटी, यानी कि कोई भी आयनिक सॉलिड्स है वो जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर विलय होता है तो जितनी अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है उस आयनिक सॉलिड की सोल्यूबिलिटी या विलेयता उतनी ही ज्यादा होती है। यहाँ पे देखें लैटिस एनर्जी है वो कम है, यानी ये कम है, ये कम है तो ये जो सॉलिड्स है वो इजीली आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। ये एनर्जी कम है तो ये अधिक संख्या में बनेंगे, अधिक जितने भी सॉलिड्स हैं जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी डिसोसिएट हो जाएंगे और आयंस बना लेंगे। ये ज्यादा संख्या में बनेंगे तो इनका सोल्वेशन भी ज्यादा होगा, सोल्वेशन ज्यादा होगा तो निकलने वाली सोल्वेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सोल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि वो आयनिक सॉलिड है वो सोलवेंट में क्या होता है, सोल्यूबल या विलेयशील होता है। ये होती है इसमें सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ये दो फैक्टर ध्यान में रखना, ये ज्यादा है तो लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, और ये यदि ज्यादा होगी सोल्यूशन एनर्जी तो वो क्या होगा, सोल्यूबल या विलेयशील रहेगा। और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सोल्यूशन एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी वो उतना ही ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। दो तो ये थे ही सोल्वेशन में, तो ये थे सोल्वेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। इनके अलावा भी कुछ कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि सोल्वेशन या सोल्यूबिलिटी को प्रभावित करते। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। फिर और फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक सॉलिड्स में फर्स्ट रहेगा अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है सॉल्वेंट का, विलायक का होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम परावैद्युतांक। शो करते हैं हम इसको अपसाइलन से। ये हमेशा सॉल्वेंट का रहेगा। देखें इसमें सॉल्वेंट में जो सोल्यूट हम मिलाएंगे उस सोल्यूट्स में जो दो प्रकार के आयंस होते हैं उन आयनों के बीच में आयंस अपोजिट चार्ज वाले विपरीत आवेशित होते हैं। जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अपोजिट चार्ज वाले दोनों आयंस हैं। अपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच में होता है अट्रैक्शन, तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वहां पे वो अट्रैक्शन फोर्स है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपसाइलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी सोल्यूट के आयंस हैं, अपोजिट चार्ज वाले आयंस हैं, ए बी सोल्यूट था, अपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन आकर्षण बल जो होगा वो आकर्षण बल इस विलायक के, जिस विलायक में इसे हम मिलाए हैं उस विलायक के परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि किसी विलायक के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा उस विलायक में मिलाए गए विलेय के विपरीत आवेशित आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स F की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी। और अपने को पता है जैसे कि NaCl है, बन गई इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H2O सोल्वेंट ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि जब तक ये दोनों
आयन्स हैं विपरीत आवेश वाले सोडियम केटायंस और क्लोराइड आयन, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे तो ये H2O मॉलिक्यूल्स हैं, इनको घेर नहीं पाएंगे चारों तरफ से। तो अपने को क्या चाहिए कि दोनों दूर दूर होने चाहिए, जिससे कि H2O मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से इसके चारों तरफ इनको जा करके इनको घेर लें, तभी तो इसमें ये क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो जिस विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा उस विलायक में प्रेजेंट जो सोल्यूट है उसके अपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा। जब ये आकर्षण बल कम हो जाएगा उच्च डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में, ये कम हो जाएगा तो आयन्स अपने आप ही दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो वो आसानी से विलायक के अणुओं के द्वारा घेर लिए जाएंगे और उनका सोल्वेशन वहां इजीली हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि किसी विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना ज्यादा होगा उस विलायक में प्रेजेंट सोल्यूट के विपरीत आवेशित आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम रहेगा, जिससे वो आसानी से सोलवेंट मॉलिक्यूल के द्वारा विलय हो जाते हैं। इसलिए और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे एप्सिलॉन की, किसी विलायक के द्वारा उसमें उपस्थित विलय के विद्युत आवेश को, उसमें उपस्थित विलय के आयनों के विद्युत आवेश को उदासीन कर सकने की अक्षमता ही उस विलायक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। एक बार फिर से इसमें डेफिनेशन, किसी विलायक की उसमें उपस्थित विलय के विपरीत आवेशित आयनों के विद्युत आवेश को उदासीन करने की अक्षमता ही उस विलायक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। एप्सिलॉन से प्रदर्शित करेंगे। अब एप्सिलॉन के लिए आता है कि जो H2O सोल्वेंट है उसके लिए एप्सिलॉन होता है 80 और NH3 सोल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू होती है 22। तो देखें ये जितना ज्यादा होगा वो विलायक उतना ही अच्छा होगा, उसमें उतने ही ज्यादा जो सोल्यूट्स है आयनिक सोल्यूट्स है वो मिले रहेंगे। तो H2O के लिए एप्सिलॉन कांस्टेंट है कितना है, H2O के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि H2O को एक सोल्वेंट के रूप में अच्छा विलायक का वो माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान उच्च है, तो इसमें जो भी हम मिलाते हैं वो इजीली विलय हो जाता है। ये रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोल्वेंट, और अच्छे सोल्वेंट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है वो हाई या उच्च होना चाहिए। उसके बाद में देखें नेक्स्ट फैक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद में नेक्स्ट है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सेकंड के लिए हम लिखेंगे आयनिक साइज। आयनिक साइज किसकी देखेंगे हम, सोल्यूट की देखेंगे ना कि सोल्वेंट की। आयनिक साइज यानी आयनिक आकार। अब देखें यहाँ पे कि आयनिक आकार है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है सोल्यूबिलिटी या विलेयता को। ठीक है, देखें ये तो आपने देखा ही होगा जब हमने लेटिस एनर्जी निकाली थी बोर्लैंडे इक्वेशन से, तो ये इस प्रकार से आया था, कुछ भी हो फॉर्मूला यहाँ पे ये आया था, आपने तो आया था ना, ये क्या थी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला था इसका, माइनस में NaAe जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव अपॉन में D1 माइनस में 1 अपॉन में n, ये था। लेकिन अपने को इस D से मतलब है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, D की जगह यदि हम फॉर्मूले में लिखे तो क्या आएगा R पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव, क्योंकि ये तो था ना सी के आयंस है, ये थी पूरी D, ये केटाइंस है तो ये केटाइन की रेडियस पॉजिटिव में और ये एनायंस है तो इसकी रेडियस नेगेटिव में, ये पूरी तो डी थी ना, तो डी किसके इक्वल है, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितनी ज्यादा रहेगी जालक ऊर्जा उतनी कम होगी, और जालक ऊर्जा जितनी कम होती है, सोल्यूबिलिटी में देखा था ना, जालक ऊर्जा कम थी और सोल्यूशन एनर्जी ज्यादा थी, तो जालक ऊर्जा कम होती उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही थी। ये था कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो जालक ऊर्जा डिक्रीज होती है, तब सोल्यूबिलिटी या विलेयता है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि NaF NaCl NaBr और NaI, इनको सोल्यूबिलिटी या विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है इनकी सोल्यूबिलिटी का। तो देखें इनकी सोल्यूबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, देखें सभी में केटाइंस Na पॉजिटिव सभी में केटाइंस Na पॉजिटिव है, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, Na पॉजिटिव क्या रहेंगे इसके अंदर इक्वल है, सेम है इनकी।
केटाइंस तो एक जैसे हैं, लेकिन एनाइंस क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। केटाइंस इक्वल तो उनको हम देखेंगे ही नहीं, एक जैसे हैं। हम देखेंगे एनाइंस जो कि अलग अलग है। अपने को पता है ये सारे ग्रुप में प्रेजेंट है, FCl Br I, इनके ऊपर नेगेटिव लगा देंगे तो भी ये ऐसे ही रहेंगे। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने में साइज बढ़ रही है, साइज इस प्रकार से बढ़ रही है। सबसे बड़ी साइज इसकी है, ये सेम है लेकिन R नेगेटिव तो बढ़ ही रही है। ये बढ़ेगी तो D बढ़ेगी, D बढ़ेगी तो लेटिस एनर्जी कम होगी, लेटिस एनर्जी कम होगी तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इनकी सोल्युबिलिटी का ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, D ज्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ये रहेगा सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सोडियम के हैलाइड्स में, सोल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये रहेगा सेकंड फैक्टर्स जो कि आयनिक सॉलिड्स की सोल्युबिलिटी को प्रभावित करता है। इसी में यदि हम धनायन वाले की बात करें तो क्या था, जिसमें एनाइंस अलग अलग थे उसकी बात कर दी। अब धनायंस वाले की बात करें तो देखिए इसमें क्या आएगा, फ्लोराइड देखते हैं। जैसे कि हम, ये हो गया सोडियम का फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम का फ्लोराइड और सीजियम का फ्लोराइड, और यहाँ पे हम ले लेंगे लिथियम का फ्लोराइड। ये सारे फ्लोराइड्स हैं एस ब्लॉक की बेस मेटल्स के। तो इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें सभी में क्या है, फ्लोराइड। एनाइंस तो कॉमन है, ये कॉमन है लेकिन ये अलग अलग है, यानी Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, रुबीडियम का पॉजिटिव है, सीजियम का पॉजिटिव है। ठीक है, अब पता है अपने को केटाइंस की साइज बढ़े चाहे एनाइंस की, ये बढ़ रही है R पॉजिटिव इस साइड चलने पे, ये बढ़ेगी तो ये कम, ये भी बढ़ेगी, D बढ़ेगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो ये कम होगी, और लेटिस एनर्जी कम होगी तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये रहेगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एस ब्लॉक की बेस मेटल्स के फ्लोराइड्स का सोल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस प्रकार से रहेगा। ये हो गया आयनिक साइज प्रभावित करता है किस प्रकार से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें केटाइंस और एनाइंस के दो प्रकार के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। एक तो इसमें होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस, और एक होता है इसी के अंदर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइंस। तो धनायन की तो क्या होती है, ध्रुवण अक्षमता होती है, और एनाइंस की क्या होती है, ध्रुवणता होती है। अभी ध्रुवणता क्या है, ध्रुवण क्षमता क्या है, ये तो हम पढ़ेंगे फायंस के नियम में, इसका नेक्स्ट टॉपिक है वही रहेगा। हमें तो सिर्फ ये देखना है ये सोल्युबिलिटी को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो हम कहेंगे कि किसी भी एनाइंस की पोलराइजेबिलिटी ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी एनायन की ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये किससे डिसाइड करेंगे कि ध्रुवण क्षमता ज्यादा है कम है, तो ये तो देखेंगे हम केटायन का साइज और चार्ज से। ये फाइंस के नियम में बताएंगे, साइज ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगी। यदि चार्ज ज्यादा होगा, सॉरी केटायन की साइज कम होगी और चार्ज ज्यादा होना चाहिए इसके लिए, तब ये बढ़ेगी। साइज कम चार्ज ज्यादा, तब ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। और एनाइंस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, उसका साइज भी ज्यादा होना चाहिए, तब ये बढ़ेगी, तब ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो सोल्यूट होगा उसमें केटाइंस एनाइंस दोनों होंगे, तो इसकी एनाइंस की होती है हमेशा ध्रुवणता और केटाइंस की होती है हमेशा ध्रुवण क्षमता। दोनों ही विलेयता के क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। ये जो है ध्रुवणता ध्रुवण क्षमता ये हम पढ़ेंगे फायंस के नियम में। उसके बाद में लास्ट एक फैक्टर सो रहा है इसमें 5 नंबर को देखें, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। सम आयनों की उपस्थिति से विलेयता किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि सम आयनों की किसी भी सोल्यूट को यदि किसी सोलवेंट में मिला रहे हैं और सोलवेंट में भी वही आयन्स जो सोल्यूट में है,
उसकी कारण से उसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि NaCl को हमने मिला दिया H2O सोलवेंट में, तब तो इसकी विलेयता ज्यादा रहेगी, क्योंकि NaCl में आयंस है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसमें आयंस है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। लेकिन यदि NaCl को हमने मिला दिया HCl सोलवेंट में, तो NaCl में तो है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इस HCl में भी क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस सोल्यूट के Cl नेगेटिव और सोलवेंट के Cl नेगेटिव कॉमन आयन है, एक जैसे आयन है, तो इसके कारण से Cl नेगेटिव इसमें, Cl नेगेटिव इसमें, तो एक दूसरे को घेर नहीं पाएंगे। जब ये एक दूसरे को नहीं घेर पाएंगे तो यहाँ पे इसका सोल्वेशन या इसकी विलेयता है वो यहाँ पे कम हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि कॉमन आयंस की प्रेजेंस में किसी भी सोल्यूट की सोलवेंट में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो कॉमन आयंस नहीं होने चाहिए, इसी कारण से NaCl की H2O में विलेयता ज्यादा होती है, जबकि कॉमन आयन वाले HCl में NaCl की सोल्यूबिलिटी या विलेयता है वो कम हो जाती है। ये रहेगी इसमें आयनिक सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। और ये दोनों जो है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में फाइनेंस के नियम के साथ में। आज के लिए इतना ही।